विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। इतने दिन तक अनुपस्थित रही उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मुक्तिबोध को, जिनका समय 1917 से 1964 ईस्वी तक रहा। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं हैं। वे न छायावाद से संतुष्ट थे, न प्रयोगवाद और न प्रगतिवाद से, यानी वो तीनों से संतुष्ट नहीं थे। छायावाद अनुभूतियां बृहत्तर मानवीय सरोकारों से जुड़ी नहीं थीं। उनमें एक प्रकार का आत्मपरक सम्मोहन था, अतिशय भावुकता और आध्यात्मिकता थी। प्रयोगवाद का प्रखर बौद्धिक व्यक्तिवाद और मानसिक प्रत्याघातों का चित्रण उन्हें पसंद न था। प्रगतिवादी ढर्रे पर मार्क्सवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति को वे संकीर्णता मानते थे। नई कविता की निस्सहाय नकारात्मकता की सच्चाई को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं, कुछ और चाहिए और वह चाहिए जो जीवन की समग्रता और उसकी सारी विशेषताओं सहित प्रकट करे। मुक्तिबोध कहते हैं, नई कविता की निस्सहाय नकारात्मकता की सच्चाई को स्वीकार करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि कुछ और चाहिए और वह चाहिए जो जीवन को उसकी समग्रता, उसकी सारी विशेषताओं सहित प्रकट करे। जीवन को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनिवार्य है। वे सिद्धांत और व्यवहार दोनों में मार्क्सवादी थे, पर कविता में अभिव्यक्ति की अनेक पद्धतियों, कलात्मक विधियों और सौंदर्यवत्ता के समर्थक थे, जिन्हें प्रगतिवाद ने उपेक्षित कर रखा था। प्रयोगवाद का एक पक्ष था आत्मग्रस्तता। वे इससे परिचित ही नहीं थे, किन्हीं अर्थों में स्वयं आत्मग्रस्त थे। इससे मुक्त होने के लिए उन्होंने सामाजिक बदलाव की व्यापक समस्याओं तथा उनके हल से संबद्ध क्रियात्मक कर्मों में सम्मिलित होने की पहल की। यह पहल कोरी बौद्धिक नहीं थी, बल्कि बेहद बेचैनी का परिणाम थी। बेचैन मन की इस अभिव्यक्ति को दार्शनिक की अंतर्दर्शन, आत्मसंवाद और एक आत्मवक्तव्य की कविताओं में देखा जा सकता है। एक आत्मवक्तव्य में कवि कहता है, खूब काट छाट और गहरी छील छाल, रंदों और वसूलों से मेरी देखभाल, मेरा अभिनव संशोधन अविरत क्रमागत। रंदा और वसूला भूरी भूरी खाक धूल में भी है और उनकी अति दीर्घ कविता अंधेरे में भी। वे अपनी आत्मग्रस्तता की बेरहमी से छील कर अपना अभिनव संशोधन करते चलते हैं। स्पष्ट है कि वे गहरे अंतर्द्वंद और विशिष्ट मानवीय अभिप्राय के कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि स्पष्ट है कि वे गहरे अंतर्द्वंद और विशिष्ट मानवीय अभिप्राय के कवि हैं। यह संशोधन अभिनव तत्कालीन हिंदी कविता की सौंदर्य चेतना, कला समस्या और मंतव्य का भी है। मुक्तिबोध के दो काव्य संग्रह, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी और चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुए। भूरी भूरी खाक धूल का प्रकाशन के बाद में बाद में हुआ, किंतु उसमें संग्रहित कविताएं कालक्रम की दृष्टि से दूसरे संग्रह की रचनाओं से पहले की हैं। ये रचनाएं उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई हैं। भूरी भूरी खाक धूल, ये देखिए 1980 में है और उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में ही हो जाती है। पहले संग्रह की रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है की प्रास्ताविक है। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध को
डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। चूंकि इस कवि को खबरों का पता है, इसलिए वह हंसता नहीं, यह उसकी वर्तमानता है। कहीं बृहदाकार पक्षी सिर पर सांवले पंख फैलाकर मंडराता है, कहीं अंधेरे में टूटी सीढ़ियां हैं, कहीं खाकी खतरे हैं, कहीं मालव निर्झर की कंचन रेखा है। इस व्यवस्था में हर आदमी उचक कर चढ़ जाना चाहता है। हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस रेल पेल में सब लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा है। अतः वह इस व्यवस्था को क्रांतिकारी तरीके से बदलना चाहता है। एक निर्दिष्ट लक्ष्य गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। कभी व्यंग करता है, वैसे यह जिंदगी भोजन है, मौज है। कभी व्यंग किए हैं, मुक्तिबोध ने ये व्यंग किया हुआ है। इन प्रस्ताविक कविताओं की व्यवस्था चाँद का मुंह टेढ़ा है की रचनाओं में और भी अधिक जटिल तथा सघन बिंबावलियों तथा बीहड़ देसी प्रतीकों द्वारा की गई है। वे आत्मसंघर्ष में वर्गांतरण की चर्चा करते हैं। वर्ग संघर्ष उनमें सर्वत्र मौजूद है। परिवर्तन के लिए वे सशस्त्र क्रांति के समर्थक हैं। उनका मूल उद्देश्य है मुक्तिबोध का क्या? समस्या एक, मेरे सभ्य नगरों में, ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे? सभी मानव सुखी और सुंदर, शोषण मुक्त कब होंगे? शोषण मुक्त, शोषण का हमेशा रूप बदल जाता है। शोषण हमेशा किया जाता है, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका रूप बदल चुका है। इसी बात की उनको बहुत चिंता थी कि मानव कब सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त होगा। आज भी शायद होते तब भी दुखी रहते। फिर भी रामविलास शर्मा कहते हैं, पर यह सत्य है कि मुक्तिबोध के मानसिक संघर्ष का एक कारण मार्क्सवाद के प्रति उनका गहरा आकर्षण तथा उसे पूरी तरह स्वीकार न कर पाने की विवशता थी। ये मुक्तिबोध के संबंध में रामविलास शर्मा जी का कहना है। इस व्यवस्था के पीछे उसी तरह की विचारधाराएं और काव्य प्रवृत्तियां थी, जिनके प्रभाव से प्रयोगवाद और नई कविता के आंदोलनों का प्रसार हुआ था। यदि मुक्तिबोध की रचनाओं में मार्क्सवाद की पूर्ण स्वीकृति नहीं है, तो क्या अराजकवादी कवियों में है? शर्मा जी का यह कथन क्या वह आलोचना नहीं है जिसे मुक्तिबोध आत्मबद्ध कहते हैं? निर्मल वर्मा उन्हें मार्क्सवादी ही मानते हैं, लेकिन उनका प्रश्न दूसरा है। क्या है? क्या यह विकल्प जीवन का सार्वभौम सत्य उन्हें मार्क्सवाद में मिल सका? यह प्रश्न अब अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर बहस के लिए उभर आया है। मुक्तिबोध आत्ममंथन के कवि हैं। इस मंथन में कालकूट भी निकलता है और अमृत भी। कालकूट वह स्वयं पीते हैं और अमृत दूसरों को बांटते हैं। इस मंथन में उनका आत्मलोचन, सभ्यता समीक्षा, आधुनिक बोध, रचना प्रक्रिया, मानवीय अभिप्राय, क्रांतिकारी परिवर्तन आदि सभी कुछ सम्मिलित है। किसी एक कविता को उठा लीजिए, उसमें यह सब कुछ मिलेगा। किसी में कुछ तत्व प्रधान है तो किसी में कुछ। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने समग्रतः एक ही कविता लिखी है। अनेक कविताओं को मिलाकर भी एक ही कविता है। मुक्तिबोध ने अपने चारों ओर फैली पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हताशा, आतंक, मूल्यहीनता, उपभोक्तावाद आदि को देखा था। देखा ही नहीं, ज्ञानात्मक संवेदना के स्तर पर अनुभव किया था। चूंकि वे सबसे पहले कवि हैं, इसलिए उसे अभ्यंतरित भी किया था, अंदर से महसूस करना जिसको कहते हैं। अब ज्ञानात्मक संवेदना संवेदनात्मक ज्ञान में बदल जाती है। संवेदना के कवि भी हैं ये। इसकी सार्थक पुनर्रचना कविता में होती है।
पुनर्रचना होता है, यहाँ पुनर्रचना है। उसका अपना एक पक्ष है, जनता का शोषित पीड़ित जनता का पक्ष, जनता का शोषित पीड़ित जनता का पक्ष। लेकिन वह भी देखता है कि इस पक्षधरता के लिए उसकी अपनी क्या हैसियत है। वह मध्यवर्गीय आत्मग्रस्तता से, जिससे उस समय के सलाका पुरुष रागबद्ध थे, निकलना चाहता है। अतः कुत्सित मार्क्सवादियों की फुफकार शैली नहीं अपनाता। इस घेरे से अपने साथ तत्कालीन कविता को भी मुक्त करना चाहता है। उसका सारा जोर जीवन अनुभूत पर है। समाज में फैले उजले गंदले प्रवाह में धंसकर वह स्वयं से बातें करता है। आत्मालाप में लय होता है। उसे सभ्यता समीक्षा भी करनी है। सभ्यता के इस फैलाव या बिखराव को एक सूत्र में पिरोने के लिए फंतासी से बेहतर कोई काव्योक्ति नहीं हो सकती थी, किंतु एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक जीवन दृष्टि की आवश्यकता थी। यह दृष्टि कवि की मार्क्सवाद से मिली। यूं वे तिलक और गांधी के प्रति भी श्रद्धावान है। कविता के रचनात्मक संयोजन के लिए और जीवन के भयानक अंधकार को चीरने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी। वह चिंगारी मार्क्सवाद था। अपनी कविता में उसका उपयोग वे मुख्यतः दो स्तरों पर करते हैं, बुद्धिजीवी के स्तर पर और छापामार युद्ध के स्तर पर। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहांधकार बुद्धिजीवी वर्ग के ट्रेजेडी हैं। पर ट्रेजेडी के बाहर जाने का रास्ता उसे मालूम है। वह भूल गलती में शायर, सूफी, आलिम, फाजिल, मनसबदार की कतारें सलाम में झुकी हैं। अन्य कविताओं में भी बुद्धिजीवी की नपुंसकता को उभारा गया है। अंधेरे में भी वह कहता है, सब चुप, साहित्यिक चुप, कविजन निर्वाक, चिंतन, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। पर भूल गलती में एक और व्यक्ति है, सामने बेचैन भावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा की, जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। अपने पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून की वह कैद कर लाया गया ईमान। यह ईमान बेमालूम दरों के इलाकों में लश्कर मुहैया कराने के लिए गुम हो जाता है। यह है उसकी प्रैक्सिस। दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग के बुद्धिजीवी का काम प्रभामय संस्कृत अध्ययन कक्ष में बहस करना है। संभवतः वह कोई सेमिनेरियन रहा होगा। आज तो इनकी संख्या और बढ़ गई है। उनका मुख्य उद्देश्य है स्वयं को चाहते हैं स्थापित करना अहम को तथ्य के बहाने। स्वयं को चाहते हैं स्थापित करना अहम को तथ्य के बहाने। अहम, इस पर अहम को देखने और समझने की जरूरत है। मुक्तिबोध के समय में बहुत से अहमवादी थे। अब तो वे भी महंगाई की तरह रोज रोज बढ़ते जाते हैं। हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी उसको झांकने और देखने और उस पर निगरानी करने की जरूरत है। ब्रह्मराक्षस भी उसी प्रकार का आत्मग्रस्त और आत्मचेतस है। विश्वचेतस होना कठिन था। अपने आप में आत्मग्रस्त पांडित्य में डूबा हुआ बुद्धिजीवी ब्रह्मराक्षस होता है। ब्रह्मराक्षस लोक जीवन से लिया गया मिथक। उसका दावा है कि सूर्य तक उसे प्रणाम करता है। वह मार्क्स, एंगेल्स, टायनबी की व्याख्या करता है, लेकिन वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। बुद्धिजीवी अपने आप में तिरस्करणीय नहीं है, बशर्ते वह विश्वचेतस हो वाकई और अपने ज्ञान का संवेदनात्मक स्तर पर बावड़ी के बाहर प्रसार करता हो। इसीलिए कवि उसका सजल उर शिष्य होकर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की आकांक्षा व्यक्त करता है। ब्रह्मराक्षस
ब्रह्म राक्षस और तरह के भी हैं। छद्म ब्रह्म राक्षस। मानव मस्तक में से निकले कुछ ब्रह्म राक्षसों ने पहनी गांधी जी की टूटी चप्पल। छद्म ब्रह्म राक्षस। मानव मस्तक में से निकले कुछ ब्रह्म राक्षसों ने पहनी गांधी जी की टूटी चप्पल। यहाँ गांधी जी पर नहीं, उनकी टूटी चप्पल पहनने वालों पर व्यंग है। सभ्यता समीक्षा पूंजीवादी सभ्यता समीक्षा है। सभ्यता समीक्षा पूंजीवादी सभ्यता समीक्षा है। तुलसीदास के कलिकाल का बदला हुआ रूप। इस व्यवस्था में शोषिता स्त्री के गर्भ से मरे हुए बालक जन्म लेते हैं। यह है आधुनिक सभ्यता संकट की प्रतीक रेखा। इस व्यवस्था को बदलना चाहता है, लेकिन वह तुम लोगों से दूर है। फिर भी मैं अपनी सार्थकता में खिन्न हूँ, विष से अप्रसन्न। फिर भी मैं अपनी सार्थकता से खिन्न हूँ, विष से अप्रसन्न हूँ, इसलिए कि जो है उसमें बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया को साफ करने के लिए बेहतर चाहिए। ये मुक्तिबोध की कविता है। वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था के विध्वंस में लगे लोगों का साथ देना आवश्यक है, किंतु अकेले की तुम्हारी वह सिर्फ नहीं होगी कहानी। किंतु अकेले की ही वह तुम्हारी वह सिर्फ नहीं होगी कहानी। अंधेरे में अत्यंत प्रदीर्घ कविता है। अंधेरे में पूरी व्यवस्था डूबी हुई है। मुक्तिबोध महावराह की तरह अंधेरे रूपी धरती का उद्धार करना चाहते हैं। इस कविता में उसकी इच्छा, डर, आतंक, मूल्य बदलाव आदि का ब्यौरेवार समावेश है। आरंभ में एक रक्तालोप स्नात पुरुष दिखाई पड़ता है। यह उसके विभाजित व्यक्तित्व का सकारात्मक अंश है। अन्य कविताओं में भी वह अक्सर दिखाई पड़ जाता है। दूसरे बंद में वह ही मैं को बाहर आने के लिए साकले बजाकर आहूत करता है। यही वह मैं में गुरु शिष्य संबंध स्थापित होता है। तीसरे बंद में संगीन नोकों के चमकते जंगल का डरावना जुलूस है। चौथे में मुक्तिबोध का चिर परिचित जीना है। पांचवा बंद दीप्ति वलयित रत्नों से भरा है। छठे में जनता का भविष्य है। सातवें में अभिव्यक्ति खतरे का उल्लेख है और आठवें में युवकों का व्यक्तित्व अंतरण होता है और आत्मसंभवा परम अभिव्यक्ति की उपलब्धि। इसमें न अस्मिता की खोज है, न अस्तित्ववाद, रहस्यवाद। इसमें अंधेरे के विरुद्ध प्रकाश का संघर्ष है। इसी संघर्ष में ही उसकी अपनी रचना प्रक्रिया आत्मसंभवा परम अभिव्यक्ति होती है। रचना आत्मसंभवा ही हो सकती है, लेकिन उसकी रचना सिद्धावस्था की नहीं, साधनावस्था की है। अतः उसे अपने अंतर्विरोधों की पड़ताल करनी पड़ती है। उसे डरावने जुलूस का सामना करना पड़ता है। उस जुलूस का जो संगीन नोकों का चमकता जंगल है, इसमें कर्नल, ब्रिगेडियर, आलोचक, विचारक, कवि तथा शहर का कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद भी शामिल है। डोमा उस्ताद के साथ आलोचक, विचारक, कवि की कलई भी पोंछ दी गई है। प्रश्न है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया? अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया? मुक्तिबोध की रचना और जीवन इसका उत्तर है। उसकी रचना प्रक्रिया को भी इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग से उसे कोई आशा नहीं है। बौद्धिक वर्ग की कृतदास किराए के विचारों का उद्भास। बौद्धिक वर्ग है कृतदास किराए के विचारों का उद्भास, पर जनता उसके साथ है। इन अनुभवों को वह दीप्ति वलयित, संवेदनात्मक और विवेक युक्त बनाता है। वह अनुभव कर रहा है कि युवकों का व्यक्तित्वांतरण होता जा रहा है। व्यक्तित्वांतरण के बाद सही कविता, पक्षधर कविता स्वतः उद्भूत हो उठती है। एक लंबी साधना और अव्याहत प्रक्रिया के बाद परम अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। मुक्तिबोध वस्तु और रूप में पार्थक्य नहीं मानते।
अतः रूप पर पूरा ध्यान देते हैं। आत्मसंघर्ष को रूपायित करने के लिए आत्मालाप की शैली अपनाना आवश्यक था। किसी कविता में बाहर और अंदर के वैविध्य, अंतर्विरोध, विखराव को फंतासी के माध्यम से ही एक सूत्र में पिरोया जा सकता था। आत्मालाप का नाट्य विधान मोनोलॉग से मिलता जुलता है। प्रतीक विधान एकदम देसी है। बरगद, पीपल, खंडहर, बावली, ब्रह्म राक्षस, बियाबान, जंगल, पठार, फणीधर आदि को चुनने में उन्होंने अपने को पिटी हुई परंपरा से अलग किया है। पर इन प्रतीकों का दोष यह है कि वे अपनी पुनरावृत्तियों में ऊब पैदा करते हैं। कविता एक रस हो जाती है। प्रश्न होता है कि उन्होंने सारी कविताएं एक ही ढंग के क्यों लिखी? न प्रकृति चित्रण, न श्रृंगारिक काव्य। इससे उनके जटिल अंतर्द्वंद की थाह लगाई जा सकती है। मतलब वो अंदर से कितनी पीड़ा में रहे होंगे इस समाज की विषमता को देख के, समाज में जो हो रहे शोषण दृष्टिकोण को देख के, शोषितों के दर्द को कितना अंदर से उन्होंने महसूस किया हुआ है। तो इसलिए इनका जो अंतर्द्वंद है वो बहुत ही पीड़ादायी रहा है। तार सप्तक के अन्य कवियों अब कौन कौन है? रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर में माथुर की काव्य यात्रा लंबी और अपने ढंग की है। वे मूलतः रोमान और रंगों के कवि हैं। प्रेम या प्रणय के चतुर्दिक उनकी कविता घूमती रहती है। मंजीर उनका पहला काव्य संग्रह है। उसमें कैशोर भावुकता की अभिव्यक्ति है। धूप के धान, ये सब रचनाएं उनकी हैं। गिरिजा कुमार माथुर की बात हो रही है। और धूप के धान मैंने देखा कि एलटी एग्जाम में 2 बार जिक्र हुआ है। मंजीर उनका पहला काव्य संग्रह है, अर्थात किसका? गिरिजा कुमार माथुर का। और उस मंजीर में क्या है? कैशोर भावुकता की अभिव्यक्ति है। और धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, उनकी प्रणयानुभूति कम नहीं होती। रामविलास शर्मा के शब्दों में, ये किसके लिए कहे हैं रामविलास शर्मा जी? गिरिजा कुमार माथुर के। उनका किशोर मन वयस्क होता है, न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी होती जा रही है, तो इसलिए शमशेर बहादुर को नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।